गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। आज हम करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि हमारा चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP चैप्टर 6 पार्ट 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। 13 ईयर प्रोजेक्ट था जो कि 1990 में लॉन्च हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ है। दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। जो अर्ली डेज थे, अर्ली ईयर्स थे इस प्रोजेक्ट के, तब बेलकॉम ट्रस्ट जो था इसका मेजर पार्टनर था UK का। बाकी कंट्री जैसे जापान, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, इन्होंने भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन बाद में जो है इट्स एम क्या था इसका, टू फाइंड आउट द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। दो मेन फैक्टर्स थे जिन्होंने इसको पॉसिबल करके दिखाया, इस कंप्लीट को पूरा किया। फर्स्ट, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं उन्होंने पॉसिबल करा कि इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी सेगमेंट ऑफ DNA। सेकेंड था अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स जो कि DNA की सीक्वेंस को डिटरमिन कर सकती थी। ह्यूमन प्रोजेक्ट जो है एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसके भी कारण हैं कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया। Why this project is known as mega project? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। क्योंकि ह्यूमन जीनोम में लगभग हमारे पास 3.3 to 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं। अगर कॉस्ट सीक्वेंसेस की हम देखें तो $3 पर बेस पेयर होता है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इसमें $9 बिलियन थी। तो ये फाइनेंशियली भी एक बड़ा प्रोजेक्ट था। सेकंड, अगर सीक्वेंस जो कि ऑब्टेन हुई हमारे पास उसको हम स्टोर करना चाहें बुक्स में, तो हमारे पास लगभग बुक्स चाहिए जहाँ हर एक पेज में 1000 लेटर्स हों और हर एक बुक में 1000 पेजेस हो। तो हमारे पास हमें 3300 ऐसी बुक्स चाहिए जिनमें हर एक बुक में 1000 तो पेज हों और हर एक पेज पे 1000 लेटर लिखे हुए हों। तीसरा, ये मेगा प्रोजेक्ट इसलिए था कि इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ डाटा जो कि एक्सपेक्टेड टू जनरेट ऑल्सो नेसेसिटेट द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड एनालिसिस। क्या क्या गोल थे? गोल ऑफ HGP। HGP के मेजर इम्पॉर्टेंट गोल क्या क्या थे? सबसे पहला था कि टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमारे पास 20,000 से 25,000 हैं ह्यूमन DNA में। सेकंड था डिटरमिन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन DNA। थर्ड था स्टोर करना इन्फॉर्मेशन को डाटाबेसिस के अंदर। फोर्थ, इम्प्रूव करना टूल्स डाटा एनालिसिस के लिए। फिफ्थ था कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र करना टू अदर सेक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रीज। फिर जितने भी अब हम ह्यूमन जीनोम के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कई एथिकल सोशल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो इनको भी एड्रेस करना कि किस तरह से हम इनके साथ भी कोप अप करें। फिर एडवांटेजेस क्या थी HGP की, क्या क्या फ़ायदे रहे हैं HGP के।
एडवांटेजेस में सबसे पहले थी कि नॉलेज ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ डीएनए। ये एक रिवोल्यूशनाइज वे था टू डायग्नोज, ट्रीट और इवन प्रिवेंट ए नंबर ऑफ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स बाय दिस टेक्निक, एंड इट प्रोवाइड्स क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने क्लू दिए। क्या क्या मैथोडोलॉजी हमने HGP में यूज़ की? मेनली 2 अप्रोचेज़ को यूज़ किया था। वन अप्रोच is known as expressed sequence tags, that is ESTS. Expressed sequence tags focused on identifying all the genes that expressed as RNA. और सेकंड अप्रोच जिसको हम सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं, वो यूज़ करी थी इन्होंने। और ये सिंपली it was to simply sequence the whole set of genome, which included all the coding and non-coding sequences, and later assigning functions to different regions in the sequence. The total DNA from the cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes. ठीक है, उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट को क्लोन किया गया होस्ट में, यूजुअली सुटेबल वेक्टर्स को यूज़ करके। ज़्यादातर वेक्टर जो यूज़ किए गए वो थे BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये फ्रेगमेंट फिर सीक्वेंस किए गए और प्रिंसिपल डेवलप किया गया बाय फ्रेडरिक सिंगर। जो सैलिएंट फीचर्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो क्या क्या थे? सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहला फीचर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था वो ये था कि ह्यूमन जीनोम में लगभग हमारे पास 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। साइज़ हर एक जीन्स का वेरी करता है। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड है 30,000, जिनमें से 99.9% जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स वो सेम हैं हर एक ह्यूमन में। ओनली द फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर नॉट नोन। ओनली लेस देन 2% जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। रेपिटेटिव सीक्वेंसी जो हैं वो बहुत सारा पोर्शन बनाती हैं ह्यूमन जीनोम का, बार बार से वही सीक्वेंस रिपीट होती हैं, और दे आर हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। जो क्रोमोसोम 1 है उसमें 2968 जीन्स हैं, जो कि मैक्सिमम जीन है ह्यूमन जीनोम में, और जो बाई क्रोमोसोम है उसमें 231 जीन्स हैं। ठीक है, जो कि सबसे लीस्ट हैं। तो बाई में सबसे कम जीन्स हैं और नंबर 1 में सबसे ज़्यादा हैं। फिर की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम? एप्लीकेशन या फ्यूचर चैलेंजेस क्या थे इस प्रोजेक्ट के हमारे पास? एप्लीकेशंस, पहला कंप्लीट सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम की हमें एनेबल करेगी कि हम नए अप्रोचेस बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए ढूंढ सकें। दूसरा, सारे ही जीन एक जीनोम के अंदर और ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन कैन बी स्टडीड। तीसरा, इट विल बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हाउ इनॉर्मस नंबर ऑफ जीन्स प्रोटीन वर्क टुगेदर। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, इसको इंटरकनेक्ट करने के लिए हेल्प मिली। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है वो डेवलप हुई है। DNA फिंगर टेक्निक जो है ये एलक जेफरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप करी है टू फाइंड आउट द मार्कर्स फॉर इनहेरिटेड डिजीज़ के लिए, और इसको हम DNA टाइपिंग या DNA प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंट स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स जो हैं, जिनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTRs कहते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और इनहेरिट होते हैं। BNTR जो हैं 2 पर्सनस के, वो सेम लेंथ के हो सकते हैं, सीक्वेंस के हो सकते हैं कुछ साइड पे, लेकिन वो कुछ पे वेरी करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक में स्टेप्स आते हैं, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, सेकंड एम्प्लीफिकेशन, तीसरा रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन एंड फोर्थ सेपरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, फिफ्थ आता है साउदर्न ब्लॉटिंग, फिर हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में क्या किया जाता है, डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेल से, उसको एम्प्लीफाई किया जाता है सेकेंड स्टेप में थ्रू PCR, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है, सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए और सेपरेट किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इफ़ेक्ट के अंदर इनको। फिर उसके बाद हमारे पास साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, और साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, जो भी रिपीटेड सेपरेटेड डीएनए सीक्वेंसेस हैं इनको नाइट्रोसेलुलोज नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट किया जाता है, और फिर हाइब्रिडाइज करवाया जाता है। जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है ये बोथ इमर्स्ड की जाती है बाथ एंड रेडियोएक्टिव प्रोब्स के साथ, जिसको हम आर एडेड एंड दीज प्रोब्स जो हैं वो टारगेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ जुड़ जाते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनके। फिर ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, एक्सरे फिल्म के से जो है वो हम डार्क बैंड्स हमें डेवलप होते हैं, प्रोब साइट्स को रिजेंबल करते हैं वार बैड कोड्स को। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो हैं ये क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने में हेल्प करती है, इमाइग्रेट इज़ रियली ए क्लोज रिलेटिव ऑफ मेंशन्ड रेजिडेंट का, तो ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, रेशियल ग्रुप्स को रीराइट करने में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 6 ओवर हो जाता है। थैंक यू।